Hello friends, this is Deepak Singh and on behalf of AQ Bias, today we will be discussing the topic of governors. That what are the provisions related to the appointment procedure as well as the removal procedure, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. And as I said that we'll be covering in a 3C approach, that is we will be covering in a very comprehensive manner yet in a very concise way, and apart from that it will be current oriented. तो current developments क्या थी इसके context में हम बात करते हैं. So this news was published in the Hindu newspaper. I hope you are regular with your newspapers, the Hindu, Indian Express and Press Information Bureau. तो ये न्यूज आई थी फ्रंट पेज पे हिंदू न्यूज़पेपर के, एंड इन दैट इट वाज मेंशन दैट 8 न्यू गवर्नर्स हैव बीन अपॉइंटेड और ट्रांसफर्ड टू द वेरियस स्टेट्स. एंड जिसमें से जो मेजर रीशफल था वो था यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट थवरचंद गहलोत, इनको कर्नाटका का गवर्नर अपॉइंट करा गया है. सो दिस इज अ मेजर न्यूज. सो इस कंटेक्स्ट में हम डिस्कस करते हैं दैट व्हाट इज द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर एंड सब्सिक्वेंटली उनकी पावर्स क्या है, रिमूवल्स का प्रोसीजर या फिर ट्रांसफर का, वो हम डिस्कस करते हैं. सो लेट्स डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू द गवर्नर अपॉइंटमेंट. आर्टिकल 153 of the Indian Constitution states that there shall be a governor for each state. So this is Article 153. Now Article 154 states that the executive power of the state shall be vested in the governor and that shall be exercised by him either directly or through officials subordinate to him. तो executive power of the state shall be vested in the governor. तो ये आर्टिकल 154 कहता है. 153 कहता है there shall be a governor for each state. एंड आर्टिकल 155 क्या कहता है, वो अपॉइंटमेंट के कंटेक्स्ट में कहता है दैट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. तो ये आपका आर्टिकल 155 कहता है. तो ये की पॉइंट्स हो गए आपके अपॉइंटमेंट के कंटेक्स्ट में हो गए, उसको हम डिटेल में और भी डिस्कस करेंगे अभी. इसकी ओथ्स के बारे में अगर बात करें, द ओथ ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर इज एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस of the concerned high court of that state and in his absence by the senior most judge of the high court available. तो ये ओथ के कंटेक्स्ट में भी काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन ओथ एडमिनिस्टर करवाता है, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, सुप्रीम कोर्ट का जज करता है या फिर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है. बट द करेक्ट आंसर इज जो उस स्टेट का जो हाई कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस इनको ओथ एडमिनिस्टर करता है. ये प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड बाय द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट which happened in 1956, same person can be appointed as governor of 2 or more states. This point is very important. So originally, as we can see, the original constitution provided that one person can be governor of only one state, but that was changed in 1956 by the 7th amendment, 7th constitutional amendment, according to which one person can be a governor of 2 or more states. There is no limit. So this is very important. They can ask you whether the original constitution provided it for it or not. तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब हम बात करते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या उसकी कंडीशंस है अपॉइंटमेंट के कंटेक्स्ट में, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं. सो आर्टिकल 157 एंड आर्टिकल 158 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर, एंड दीज आर ही और शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 years ऑफ एज. ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि एज के कंटेक्स्ट में पूछ सकते हैं कि 25 है, 30 है, 35 है, 40 है, तो 35 years ऑफ एज होनी चाहिए. तो आप लोगों में से अगर कोई भी 35 year प्लस है, अगर वो अभी भी यूपीएससी के प्रिपेयर कर रहा है, तो आप लोग भी एलिजिबल हो उसके लिए, गवर्नर के लिए. एंड ही और शी शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो पब्लिक अथॉरिटी के अंदर कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ही शुड नॉट बी होल्डिंग इट, दैट इज अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी. तो इसके अंदर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेगा. तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो एज टू अवॉइड द पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए. सम अदर क्वालिफिकेशंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कंडीशंस आर दैट द पर्सन हु इज बीइंग अपॉइंटेड एज अ गवर्नर शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर. तो स्टेट लेजिस्लेचर का या फिर पार्लियामेंट का वो मेंबर नहीं होना चाहिए. तो अभी इनको जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस है उनको अपॉइंट तो कर दिया गया है एज गवर्नर, बट ही विल हैव टू रिलिंक्विश, उनको वो अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी एज द यूनियन मिनिस्टर, क्योंकि वो गवर्नर अपॉइंट कर चुके हैं, तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा. तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ही शुड नॉट बी अ रेसिडेंट ऑफ द सेम स्टेट, बट
दैट इज बाय कन्वेंशन। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं मेंशन नहीं करा गया कि उसी स्टेट का इंसान उस स्टेट का गवर्नर नहीं बन सकता, बट बाय कन्वेंशन ये फॉलो करा जाता है कि अगर जैसे कर्नाटका का कोई गवर्नर अपॉइंट करा गया तो वो दूसरी स्टेट से अपॉइंट करा जाएगा, सेम स्टेट से। कर्नाटका का ही कोई इंसान गवर्नर नहीं बनेगा कर्नाटका का। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन दैट इज बाय कन्वेंशन बट इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये आपकी अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ लिया, क्वालिफिकेशन कंडीशन के बारे में पढ़ लिया। अब हम थोड़ा पावर के बारे में भी बात कर लेते हैं कि क्या क्या उसकी की पावर है। बहुत समराइज वे में हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में नहीं, उसको हम कभी अपने पॉलिटी के स्पेशल लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी समराइज वे में आपको बता देता हूं कि क्या क्या पावर्स है गवर्नर की। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 161 द गवर्नर शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव्स। ये आपके आर्टिकल 161 कहता है। आर्टिकल 163 क्या कहता है? दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस। तो जो गवर्नर को असिस्ट करेंगे वो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय अ चीफ मिनिस्टर, वो करेंगे। बट इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द डिस्क्रिशनरी पावर। जब हम अलग से डिस्कस करेंगे कि गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स आर क्वाइट वाइड एज कंपेयर्ड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये उसको गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर भी देते हैं, एज इट इज मेंशन्ड दैट वैसे तो नॉर्मली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही एडवाइस करेंगे गवर्नर को, except in so far as he is by or under the constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion. तो पॉइंट ये है कि आर्टिकल 163 टॉक्स अबाउट द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, दैट इज सेट बाय आर्टिकल 164। तो आर्टिकल 161 उसकी पार्डनिंग पावर के बारे में बात करता है। आर्टिकल 163 होता है कि उसकी डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में कहता है। आर्टिकल 164 टॉक्स अबाउट the governor appointing the chief minister and other ministers. Then article 165 states that the governor will appoint the advocate general for the state. ये भी आपका important point है। And article 166 states that all executive actions of the governor shall be expressed to be taken of the governor of the state shall be expressed to be taken in the name of the governor. तो ये आपका है, जो भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट आके जो एक्शंस लेती है या फिर जो गवर्नर के नाम पे होते हैं, सो ऑल द एक्शंस विल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द गवर्नर। ये है। एंड द गवर्नर शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन एंड प्रोरोग द हाउस एंड डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये आपका आर्टिकल 174 कहता है। सो दीज आर द पावर्स। लो लेट्स टॉक अबाउट द टेन्योर, कि उसकी कितनी ड्यूरेशन तक वो अपना ऑफिस होल्ड करता है एंड व्हाट आर द कंडीशंस फॉर रिमूवल, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। That the governor hold office for a term of 5 years from the date on which he assumes office, and this term of 5 years is subject to the pleasure of president. इस context में ये important है, and this is like a very debatable and a misused term, the pleasure of the president, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि यानी कि गवर्नर को कभी भी रिमूव करा जा सकता है जब प्रेसिडेंट उसका चाहे। एंड अगेन the president acts on the aid and advice of the council of ministers, union council of ministers है under article 74 of the Indian constitution। तो उस कंटेक्स्ट में देखा जाए तो यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी भी गवर्नर को रिमूव कर सकती है, उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सो ये हो गया। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट कि नॉर्मली उनका टेन्योर 5 years का होता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इनडायरेक्टली इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि वो कभी भी उनको हटा सकती है, ट्रांसफर कर सकती है, रिमूव कर सकती है। एंड द सेकेंड इज the resignation, and the resignation will be given to the president of India। तो ओथ जो आपकी एडमिनिस्टर करता है गवर्नर की, वो आपका हाई कोर्ट का जज को एडमिनिस्टर करता है, बट ये जो आपका रेजिग्नेशन है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करा जाता है। तो इन चीजों में कंफ्यूज मत होना कि रेजिग्नेशन अपना लेटर वो हाई कोर्ट के जज को नहीं देता, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को नहीं देता, ये आपका प्रेसिडेंट को दिया जाता है। सो दिस इज अबाउट द टेन्योर। Then let's talk about the removal of the governor. So what the constitution says, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। So as per the article 155 and 156, the governor of a state is an appointee of the president and he or she holds office during the pleasure of the president। तो ये भी हमने इसके बारे में डिस्कस करा था। So as long as the governor is enjoying the pleasure of the president, he or she can be in the office for a term of 5 years। But as I said that the president is bound to act on the aid and advice of the council of ministers under article 74 of the constitution, so it is the central government that appoints and removes the governor। so technically वो
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि कब तक गवर्नर आपका एक पर्टिकुलर स्टेट में आपका अपॉइंटेड रहेगा या फिर उसको कब ट्रांसफर करा जाता है। तो ये आपका काउंसिल ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपका डिसाइड करते हैं। बट ये काफी बार देखा गया है, इट्स लाइक एक ट्रेंड ही बन गया है कि जब भी सेंटर में कोई नई गवर्नमेंट अपनी फॉर्म करती है, जैसे कांग्रेस आ गई या फिर बीजेपी आ गई, तो वो क्या करते हैं कि गवर्नर्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि जैसे इस बार 2014 में बीजेपी आई थी, तो उन्होंने क्या करा, जैसे बीजेपी आई तो कांग्रेस अपॉइंटेड गवर्नर्स वर रिमूव फ्रॉम वेरियस स्टेट्स। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, इनफैक्ट पहले जब कांग्रेस आई थी पावर में अपना, जब यूपीए 1 आई थी, तब उन्होंने भी सेम यही करा था कि जो गवर्नर्स बीजेपी ने आपके अपॉइंट करे गए थे तो उनको हटा दिया था आर्बिट्रली। तो यह हमेशा काफी कंट्रोवर्शियल रहता है कि वो चाहते हैं कि नॉर्मली इट इज अ ट्रेंड अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज, इट्स वो होता है ना कन्वेंशनली, या फिर ये होता है इट्स अनसेड रूल कि वो चाहते हैं कि हमारे जो क्लोज गवर्नर्स हैं या फिर हमारे जो क्लोज लोग हैं उन्हीं को अपॉइंट करा जाएगा गवर्नर, ऑब्वियसली टू गिव बैक टू देम कि भाई तुम लोगों ने हमें सपोर्ट करा है, सो वी विल अपॉइंट यू एज अ गवर्नर, आपने पार्टी के लिए बहुत कुछ करा है, सो इसी वजह से। एंड सेकेंडली कि जब स्टेट में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाए, जब सिचुएशन लगता है कि प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं या फिर कोई बिल पास करवाना है या फिर रोकना है, सो दे वांट देयर गवर्नर ताकि उनके अकॉर्डिंग वो काम करे। तो इस कंटेक्स्ट में काफी कंट्रोवर्सी होती रहती है, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी होती रहती है। तो 2010 में सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी उसके वहां पे केस पहुंचा था, एंड इन बीपी सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये केस भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम मेंस। आपको जब अगर गवर्नर के रिमूवल और उसके अपॉइंटमेंट के कंटेक्स्ट में अगर कुछ क्वेश्चन आता है रिमूवल के कंटेक्स्ट में, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपी सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एज आई सेड इन माय प्रीवियस लेक्चर्स टू कि इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग दैट सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड गाइडलाइंस, better to say Supreme Court issued guidelines in 2010 in BP Single versus Union of India. So that makes your answer very much attractive and that will fetch you extra mark. So be specific, speak like a bureaucrat. तो ये आपको मेंशन करना है। सो इन दिस केस एज आई मेंशन दैट कि 2004 में जब कांग्रेस आई थी तब उन्होंने काफी सारी गवर्नर्स जो थे आपके उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, गोवा, इनके रिमूव कर दिए गए थे आफ्टर द 14th लोकसभा इलेक्शन। तो इसे चैलेंज करा गया था एंड सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक वर्डिक्ट दी थी, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब भी आपको कंक्लूडिंग रिमार्क देने पड़ेंगे यू हैव टू कोट दिस जजमेंट एज इट इज। सो लेट्स रीड अबाउट दिस जजमेंट। सो इट सेड दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, व्हिच इन इफेक्ट मींस द सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट, हैज द पावर टू रिमूव अ गवर्नर एट एनी टाइम विदाउट गिविंग हिम एनी रीजन एंड विदाउट ग्रांटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भी है, तो वो आपका कभी भी गवर्नर को हटा सकता है किसी भी टाइम पे। उसको कोई रीजन भी देना नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं देनी गवर्नर को कि हम तुम्हें क्यों हटा रहे हैं, बस बोलना है कि तुम हट रहे हो, हट जाएंगे। एंड उसको एक अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी टू जस्टिफाई कि अगर इन केस ऐसा होता है कि गवर्नर का कोई एक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया और उसे हटा देते हैं, तो दे वोंट इवन ग्रांट एन अपॉर्चुनिटी टू द गवर्नर कि भाई उसकी साइड सुन लो, उसका आर्ग्यूमेंट क्या है, लॉजिक क्या है। तो कोई ऑप्शन नहीं मिलेगी, सीधे उसको हटा सकते हैं। दैट वाज सेड बाय सुप्रीम कोर्ट कि ऐसा है। हाउएवर नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर साथ में उन्होंने ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि दिस पावर शुड नॉट बी मिसयूज्ड एंड उसको आर्बिट्रेरली उसको नहीं यूज करना चाहिए। सिर्फ रेयर केसेस में जब जहां पे जेन्युइन रीजन है तभी उसको यूज करना चाहिए। सो दैट वाज सेड बाय द सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो ये नहीं है कि भाई अगर कोई भी इलेक्शन में आपकी गवर्नमेंट चेंज हो जाए, यानी कि आप पावर में आ गए, तो आप गवर्नर को हटा दो। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सिर्फ एक ही ये रीजन है कि गवर्नर और आपकी जो पॉलिसीज हैं या फिर आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी स्टेट गवर्नर की या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कंफ्लिक्ट में है, तो इसके रीजन में ये कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है टू रिमूव द गवर्नर। इट इज नॉट सफिशिएंट। Thus, a change in the central government cannot be a ground for removal of governors or to appoint more favorable person to this post. And साथ में इन्होंने ये भी कहा था, a decision to remove a governor can be challenged in a court of law. In such case, the petitioner, जो भी आपका गवर्नर अगर किसी को रिमूव करा गया है, तो वो क्या करेगा? It will have to make a cause of arbitrariness और bad faith on the part of the central government. उन्हें वहां पे एक petition फाइल करेंगे, वो कोर्ट में जाएंगे और उन्हें वहां पे रीजंस देने साइट करने पड़ेंगे अपने रीजंस की, ये पर्टिकुलर रीजन की वजह से मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट ने हटाया एंड दीज आर आर्बिट्रेरी रीजंस, ये आपका करना पड़ेंगे। और जब उन्हें लगा कि रीजन सच में आर्बिट्रेरी है, अगर कोर्ट को लगा,
then the court can require the central government to produce the materials on the basis of which the decision was made. ये वेरीफाई करने के लिए कि आपके पास, मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी तब साइड सुनेंगी कि आपके पास कोई वैलिड रीजन थे या फिर जो एलिगेशन है वो बिल्कुल सही है, आपने आर्बिट्रेली, मतलब किस बेसिस पे आपने रिमूव करे. सो देन सुप्रीम कोर्ट कैन आस्क द गवर्नमेंट कि व्हाट वाज द रीजन फॉर रिमूवल. So long story short, it means that the central government enjoys the power to remove governor as long as it does not act arbitrarily, without reason and in bad faith. तो ये आपके पॉइंट्स हैं. अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं. ये तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हो गई कि व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस. अगेन एज आई सेड दैट द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट the president of India, or it means the central government, can remove the governor anytime without any giving any reason, and also without granting him or her the opportunity to be heard. तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, बट अगेन इट सेड दैट कि इसको मिसयूज मत करो. अब हम बहुत सारी कमीशंस की रिकमेंडेशंस हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं. तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो तो 2010 में बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा था. अब देखते हैं कि बाकी सारी कमीशंस ने क्या कहा है. तो 3 मेजर कमीशंस हैं, उसमें से सरकारिया कमीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच गेव अ डिटेल्ड रिपोर्ट अबाउट द सेंटर स्टेट रिलेशंस. तो 1988 में उसने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी थी, उसके कंटेक्स्ट में देख लेते हैं. सो इट रिकमेंडेड दैट द गवर्नर मस्ट नॉट बी रिमूव्ड बिफोर कंप्लीशन ऑफ द 5 years टेन्योर एक्सेप्ट इन रेयर केसेस, रेयर एंड कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस. उसमें तो इसने भी यही कहा था कि 5 year का टेन्योर नॉर्मली चलते रहना चाहिए. But the procedure of removal must allow the governor an opportunity to explain. अगर इन केस, उन रेयर केसेस में भी अगर रिमूव करा जा रहा है तो गवर्नर को एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि अपना कंडक्ट एक्सप्लेन करने के लिए कि अभी तक जो मैंने कंडक्ट फॉलो कर रहा था, अब तक जैसे मैंने अपना प्रोसीड करा अपना टेन्योर, तो बिल्कुल सही है. एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट गिव फेयर कंसिडरेशन टू सच एक्सप्लेनेशन. तो यानी कि रिमूव करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को गवर्नर की बात सुननी पड़ेगी, ये रिकमेंडेशन दी थी. It was also recommended that governor should be informed on the grounds of the removal. तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तो उसके कॉन्ट्राडिक्शन में वैसे कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने इस कमीशन की बात नहीं मानी थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रीजंस भी देने पड़ेंगे गवर्नर को कि इस तरह से हम रिमूव करने, और गवर्नर को एक अपॉर्चुनिटी भी देनी चाहिए कि भाई अपनी साइड भी बोलो. ऐसा नहीं कि विदाउट एनी कम्युनिकेशन आपने डाइवोर्स कर लिया एक तरीके से. तो ये सरकारिया कमीशन ने कहा था. अब बात करते हैं वेंकटाचलैया कमीशन, which submitted its report in 2002. It also recommended that कि भाई गवर्नर नॉर्मली, इन नॉर्मल केसेस गवर्नर को अपने 5 साल का टेन्योर कंप्लीट कर देना चाहिए. ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी अगर चेंज हो गई सेंटर पे तो रिमूव कर देना चाहिए. बट if they have to be removed before completion of their term, the central government should also do so only after consultation with the chief minister of that state. तो इसका थोड़ा सा डिफरेंट व्यू था कि इसने कहा था कि अगर रिमूव कर रहे हैं तो पहले चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उनका व्यू जानना चाहिए कि हम गवर्नर रिमूव कर रहे हैं तो आपका क्या व्यू है एंड आर यू ओके विद इट. तो इस कंटेक्स्ट में भी ये था आपका वेंकटाचलैया कमीशन का. यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस था, वही कहा था कि भाई रिमूव तो नॉर्मली नहीं करना चाहिए, बट अगर रिमूव कर रहे हैं तो कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट होनी चाहिए. देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन 2010 पुंची कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट and it suggested that the phrase during the pleasure of the president should be deleted from the constitution. तो इसने रिकमेंड करा था कि वो जो टर्म है, क्योंकि वो बहुत वेग है, उसको बहुत ही मिसयूज करा जाता है, तो इस टर्म को रिमूव कर देना चाहिए. बिकॉज द गवर्नर शुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम द विल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि वो फेज ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ये रिमूव कर देना चाहिए. इंस्टेड ही और शी शुड बी रिमूव्ड ओनली बाय रेजोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. तो उसने कहा था ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव होना ही नहीं चाहिए. ये जो विल ऑफ द प्रेसिडेंट है तो ठीक है, अपॉइंटमेंट का जैसा भी है, पर जो रिमूवल का प्रोसेस है वो सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर जब एक रेजोल्यूशन पास करेगी तभी रिमूव करा जाएगा. तो अगेन एज आई डिस्कस, सरकारिया कमीशन थी आपकी, फिर वेंकटाचलैया कमीशन थी और आपकी पुंची कमीशन थी. तो सबने कहा था कि नॉर्मली उनको रिमूव करना ही नहीं चाहिए. सरकारिया कमीशन ने कहा था अगर इन केस रिमूव कर रहे हैं तो प्रॉपर जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी एंड गवर्नर की साइड भी सुननी पड़ेगी. फिर आपकी वेंकटाचलैया कमीशन आई 2002 में, उन्होंने भी कहा कि रिमूव नहीं करना चाहिए, बट अगर इन केस रिमूव कर रहे हैं तो चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट उससे कंसल्टेशन करनी चाहिए. एंड पुंची कमीशन ने काफी ज्यादा कहा, उन्होंने कहा कि भाई ये जो विल ऑफ द प्रेसिडेंट, ये जो आपका है विल ऑफ द ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो उसे तो मतलब हटा ही देना चाहिए. सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं होना चाहिए रिमूवल में. सरकारी और वेंकटाचलैया ने कहा था कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर सकती है. पुंची कमीशन ने कहा नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव नहीं कर सकती.
Instead, he or she should be removed only by a resolution of the state legislature. But again, the sad story is that all these recommendations are just recommendations and they have never been implemented by the parliament by enacting a law. So they are not binding on the सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उनको भी वायलेट करा जाता है, इन रिकमेंडेशंस को भी सुना नहीं जाता. तो बस ये रिकमेंडेशंस हम लोगों के लिए है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए. तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें अनसुना कर रही है. एंड अगेन कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर अगर कोई और भी आती है, तो नॉर्मली इसे इग्नोर करा जाता है. सो विद दिस वी हैव कवर्ड द टॉपिक ऑफ गवर्नर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्या अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है, क्या पावर्स हैं, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिमूवल के टॉपिक को हमने डिटेल में डिस्कस करा, इंक्लूडिंग व्हाट ऑल रिकमेंडेशंस वर गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज वेरियस कमीशंस. सो फ्रेंड्स, विद दिस I have completed the topic of governor. And before ending the lecture, I just want to make an important announcement that AQ Bias is launching its new foundation batch from 21st of July. तो इस फाउंडेशन बैच में आपको 800 घंटे की क्लासेस प्रोवाइड करी जाएंगी आपको, which will be targeting prelims as well as mains, and out of these 800 hours, 80 hours will be dedicated to current affairs. तो यानी कि जो 10% का आपका टाइम है इसमें से क्लासेस का, उसमें करंट अफेयर्स पे फोकस दिया जाएगा, बिकॉज करंट अफेयर्स हैज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस, नॉट ओनली इन प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज इन इंटरव्यू, हर तीनों स्टेजेस पे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग आवर ऑप्शनल बैचेस, and these are being launched for history, geography, political science and higher, sociology and public administration. And if you have any query, then please feel free to contact us. So these are our contact numbers and this is our address. We are open and you are more than welcome to walk into our office to resolve any query and to get information about the courses that are being launched by us. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. I hope you liked the lecture. If you liked it, then please press the like button, share it with your friends and subscribe to the channel of AQ Bias. This is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye.